जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे आर्बिट्रेशन एक लीडिंग मेथड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तौर पर सामने आ रहा है, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। लेकिन इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपने कितनी केयरफुली आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट किया हुआ है। और जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म्स हैं आर्बिट्रेशन क्लॉजेज में, और वो है आर्बिट्रेशन की सीट और वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन। अपेरेंटली तो सीट और वेन्यू एक जैसी टर्म्स लगती हैं, बल्कि इंटरचेंजेबल लगती हैं, लेकिन लीगली इनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट पर्पस को सर्व करती हैं। और अगर आपने आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हुए इन दोनों टर्म्स को कंफ्यूज कर दिया, तो फिर इससे ना सिर्फ जुरिसडिक्शनल डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, बल्कि प्रोसीजरल अनसर्टेनिटीज भी जन्म ले सकती हैं। एंड देयरफॉर आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड की इन्फोर्समेंट है वो भी एट रिस्क हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल आसान अल्फाज में समझने की, ताकि जब भी आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करें तो आप ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन से क्या मुराद है। देखिए, आर्बिट्रेशन जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास पुलिस पावर्स नहीं होती। देयरफॉर आर्बिट्रेशन की वैलिडिटी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, इवन कि अगर आपको किसी इंटरम रिलीफ की ज़रूरत है, या आप आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कराना चाहते हैं या उसे इन्फोर्स कराना चाहते हैं, इन तमाम कामों के लिए आर्बिट्रेशन को एक लीगल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और इस लीगल सपोर्ट को असल में आर्बिट्रेशन की बैकबोन कहा जाता है। आर्बिट्रेशन की खूबसूरती ये है कि आर्बिट्रेशन पार्टीज को ये चॉइस देती है कि पार्टीज अपनी मर्जी से वो लीगल सिस्टम चूज करें जो कि उनकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को भी सुपरवाइज करे, और देयर आफ्टर जब आर्बिट्रल अवार्ड आ जाए तो उसे भी इन्फोर्स करा के दे। और अगर हम आर्बिट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आर्बिट्रेशन इस लीगल सिस्टम को एज अ सीट ऑफ आर्बिट्रेशन रिकग्नाइज करता है। जब आप आर्बिट्रेशन की सीट को चूज कर लेते हैं, चाहे वो लंदन है, फ्रांस है या कोई और जगह है, तो इसका मतलब ये है कि अब वहाँ की कोर्ट्स ही आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करेंगी, वही आपको अवार्ड इन्फोर्स करा के देंगी। और अगर आपको कोई इंटरम रिलीफ चाहिए तो वो भी वहाँ की कोर्ट्स ही आपको देंगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने इंग्लैंड को एज सीट ऑफ आर्बिट्रेशन चूज कर लिया, तो अब जो इंग्लैंड का आर्बिट्रेशन एक्ट है वो आपकी आर्बिट्रेशन पर अप्लाई होगा। इंग्लैंड की जो कोर्ट्स हैं वो आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करेंगी। अगर आप अवार्ड को एनफोर्स कराना चाहते हैं, उसे सेट असाइड करना चाहते हैं या उसे चैलेंज करना चाहते हैं, तो फिर भी आप इंग्लैंड की कोर्ट से रजू करेंगे। सो यू सी कि अगर आप गलती से एक गलत सीट को चूज कर लेते हैं तो आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम वेन्यू की बात करें कि वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो वेन्यू बेसिकली एक फिजिकल या वर्चुअल जगह होती है जहाँ पे आर्बिट्रेशन की हेयरिंग्स होती हैं, जहाँ पे आर्बिट्रेशन से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं। और इसका जो आर्बिट्रेशन से रिलेटेड जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है उससे कुछ खास लेना देना नहीं होता। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने वेन्यू दुबई या सिंगापुर रखा है, लेकिन आपकी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो इंग्लैंड है, तो फिर चाहे आपकी हेयरिंग्स दुबई में हो या सिंगापुर में हो, आपकी जो आर्बिट्रेशन की रूट्स हैं वो इंग्लैंड में रहेंगी। इंग्लैंड की कोर्ट्स ही आपकी आर्बिट्रेशन को सुपरवाइज करेंगी। इस सीट और वेन्यू के डिफरेंस को यूनिसेट्रल मॉडल लॉ के साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ जाता है, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आ जाता है, और जितने भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कहा है कि वेन्यू सिर्फ एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है आर्बिट्रेशन को, और आप जो मर्जी वेन्यू चूज कर लें, इससे जो सीट का लीगल फ्रेमवर्क है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं कि सीट और वेन्यू के डिफरेंस को क्या कोर्ट भी इसी तरह से रिकग्नाइज करती हैं। तो अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में एक सी वर्सेस डी केस है, जिसमें कोर्ट ऑफ अपील ने ये होल्ड किया कि असल में जो चॉइस ऑफ सीट है आपकी, उस पर डिपेंड करता है कि किस कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन हासिल होगी आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करने के लिए। फिर अगर हम एनका वर्सेस चब केस की बात करें तो उसमें यूके की सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो सीट का लॉ है, यानी लीगल सिस्टम जो आप चूज कर रहे हैं उसका जो लॉ है वो ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को गवर्न करता है, उस पर अप्लाई होता है। लेकिन अगर पार्टीज ने कोई और लॉ म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है तो फिर उस लॉ के तहत आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को गवर्न किया जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी एक बहुत मशहूर केस है, एक लैंडमार्क केस है, बाल्को केस। और वो ये कहता है कि वेन्यू सिर्फ एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेशन को, जबकि जो सीट होती है वो आर्बिट्रेशन का घर यानी कि होम हुआ करती है, और आर्बिट्रेशन उस सीट के साथ एंकर होती है यानी कि बंधी हुई होती है। फिर इसी तरह से अगर हम यूके की कोर्ट्स की बात करें तो यूके की कोर्ट्स ये कहती हैं
कि अगर सीट के किसी कोर्ट ने आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर दिया, नल कर दिया, तो फिर बाद अज़ां उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। लेकिन फ्रेंच कोर्ट्स इसके बरअक्स जो ऑलरेडी अनल्ड अवार्ड हैं यानी सेट असाइड जिनको कर दिया गया है, ऐसे अवार्ड्स को इन्फोर्स कर देती हैं। सो यू सी कि आपकी जो चॉइस ऑफ सीट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और आपके आर्बिट्रल अवार्ड की इन्फोर्समेंट आपकी इस चॉइस पर डिपेंड करती है कि इन फ्यूचर किस तरह से इन्फोर्स होगा। अगर तो आप किसी आर्बिट्रेशन फ्रेंडली सीट को चूज कर लेंगे तो फिर आपकी इन्फोर्समेंट बहुत आसानी से हो सकती है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप एक ऐसी सीट को चूज कर लेते हैं जो कि आर्बिट्रेशन फ्रेंडली नहीं है, जहाँ पे कोर्ट्स आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करती हैं, तो फिर इन दैट केस आपको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी आप फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्बिट्रेशन सीट को चूज़ करें तो ये सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए। आई होप कि आपको सीट और वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन का जो डिफरेंस है उसको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।